गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सेल्फ अजय आनंद और आपका प्यारा सा चैनल है विजन कोटा क्लासेस पटना। और आप सीख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का ये 7वां लेक्चर है और आज के क्लास में पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री में मेन थर्मोडायनेमिक्स का थर्मोकेमिस्ट्री ही पार्ट है। तो उससे पहले एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी रिलेशन, टीवी रिलेशन और टीपी रिलेशन थोड़ा देखते हैं, उसके बाद आगे हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो एडियाबेटिक प्रोसेस नो एक्सचेंज हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इन एडियाबेटिक प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होते हैं? तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होते हैं? तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब ये तो पढ़ा चुके हैं हम, लिखने की क्या जरूरत है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एडियाबेटिक प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला, पीवी रिलेशन। तो पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, आप याद रखेंगे। ये गामा क्या है आपको हम समझाते हैं। जैसे रिलेशन पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट अगर लिखते हैं तो रिलेशन कैसा आएगा? P1 V1 पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 पावर गामा, इस तरह का रिलेशन आएगा। ये गामा है क्या? तो गामा हम समझाते हैं। गामा का वैल्यू क्या होते हैं? गामा होते हैं CP/CV, रेशियो है ये, पॉइजन्स रेशियो भी इसे बोलते हैं, CP/CV। और गामा का वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम पढ़ाते हैं आगे, 5/3 सब बताते हैं। पहले इसको देख लीजिए। पीवी में रिलेशन रहेगा तो पीवी गामा पावर गामा, इस तरह से लिखेंगे। अगर आपका रिलेशन इस टाइप से रहता है, थर्ड में टीवी रिलेशन रहता है, टीवी रिलेशन, तो टी गामा पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखा रहता है टीवी रिलेशन, टीवी मीन्स क्या? प्रेशर यहाँ नहीं मेंशन किया हुआ है, प्रेशर नहीं है, तो टीवी रिलेशन आएगा टीवी गामा -1, टीवी गामा पावर -1 कांस्टेंट। तो इस तरह से आप फार्मूला को लिखेंगे, T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1, इस तरह से रिलेशन आएगा आपको आएगा। हम पढ़ा रहे हैं, गामा का वैल्यू बता रहे हैं। थर्ड एक इक्वेशन इस तरह से मिलेगा, अगर टीपी रिलेशन रहा तो टीपी रिलेशन रहा तो टी पावर गामा और पी पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा इसका, इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये गामा क्या है आपको हम जस्ट बता रहे हैं। रिलेशन कैसा आएगा? T1 पावर गामा P1 1 माइनस गामा इक्वल्स टू इनिशियल और ये फाइनल टेम्परेचर T2 पावर गामा P2 1 माइनस गामा, इस तरह का रिलेशन आएगा, ये गामा क्या है आपको हम समझा देते हैं। गामा आप जानते हैं CP/CV। ये CP क्या है? तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो है ये, इस तरह का रेशियो है ये। तो गामा का वैल्यू फॉर मोनो एटॉमिक गैस, आप जानते हैं CP इक्वल्स टू क्या होता है? तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, CP इक्वल्स टू F/2 + 1 R होते हैं, और CV इक्वल्स टू ये भी बता चुके हैं, ये क्या होते हैं? F/2 R होते हैं, इस तरह से। और CP-CV इक्वल्स टू ये भी आप जानते हैं, CP-CV इक्वल्स टू R होते जानते हैं आप। चलिए रहने दीजिए, सब हम पढ़ा चुके हैं। तो आपको याद क्या रखना है इसमें? गामा का वैल्यू याद रखना है। तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू इस तरह से डायरेक्ट याद रखिएगा, ये 5/3 मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.66 इस तरह से होंगे। डायटोमिक गैस के लिए फॉर डायटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ
Cp बाय Cv का रेशियो कितने, तो 7/5, 7/5 का वैल्यू 1.4। पॉलीएटॉमिक गैस मीन्स ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस को पॉलीएटॉमिक गैस में लेंगे, ट्राई टेट्रा पेंटा पॉलीएटॉमिक गैस में आएगा। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 4/3 याद रखिएगा, 4/3 का वैल्यू कितने हो जाएंगे 1.33। तो इस तरह से गामा का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3, डायटोमिक गैस के लिए 7/5, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 4/3। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, यहाँ तक उतारिए आप पहले। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन Q4 क्वेश्चन, ये 2005 जे एडवांस का क्वेश्चन है, जे एडवांस 2005 का क्वेश्चन है। Q4 क्वेश्चन, व्हेन 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एट T केल्विन, T फॉर टेम्परेचर, K फॉर केल्विन, T टेम्परेचर केल्विन, अंडरगोज एडियाबेटिक चेंज अंडर ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ देखिए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, तो टीवी रिलेशन आ जाएगा। ऑफ 1 atm चेंजेज वॉल्यूम फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, द फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन वुड बी। फाइनल टेम्परेचर T2 पूछा जा रहा है। देखिए कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट मान लिया, प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबेटिक चेंजेज है, प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा रिलेशन आएगा, टीवी रिलेशन आएगा। तो आप जानते हैं टीवी गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, ये जानते हैं आप, याद किए हुए। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इस टाइप से टीवी रिलेशन आएगा, मीन्स क्या, T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1, ये रिलेशन आएगा आपका, ये रिलेशन आएगा। ऊपर में लिख दिया मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितने होंगे 5/3, हम जस्ट बताएं अभी। मोनोएटॉमिक गैस किसके लिए, तो 4 मोनोएटॉमिक गैस, 4 मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 5/3 होते हैं, आपको याद है। तो 5/3 गामा का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर पूछा जा रहा है, T1 का वैल्यू T दिया हुआ है, T1 T केल्विन दिया हुआ है, यहाँ पुट कीजिए T केल्विन, V1 रहने दीजिए अभी, और गामा -1 मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 5/3 आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 5/3 - 1 इक्वल्स टू गामा। T2 के जगह T2 आपसे पूछ ही रहा है, निकालना है, और V2 और गामा -1, तो 5/3 - 1, तो कैसा आ जाएगा ये T1 के जगह T दिया हुआ है, और V1 के जगह यहाँ देखिए, V1 के जगह क्या लिखा हुआ है 1 लीटर, तो 1 लीटर, V1 के जगह 1 पुट कीजिए, और इस पे पावर कितना हो जाएगा, तो ये LCM लेंगे, तो 3 5 - 3/2, 5 - 3/3 हो जाएंगे, तो 5 - 3 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 2/3 आ जाएगा, इक्वल्स टू T2 और V2 का वैल्यू देखिए, V2 का 2 लीटर दिखा हुआ है, फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर, तो 2 पे पावर कितना, तो 5/3 - 1, तो इस 3 LCM लेंगे 3 आएगा, 3 इधर आ जाएगा, 5 - 3/3 आ जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, 2/3 इस तरह से आपको मिलेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, T2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो T2 का वैल्यू क्या निकालेंगे, 1 पे पावर कुछ भी रहता है तो 1 ही वैल्यू होता है, 1 पे पावर कुछ भी रहता है तो 1 ही वैल्यू रहता है, मीन्स क्या T × 1 ही रहेगा, 1 पे पावर 200 दे दीजिए, उतना ही रहेगा, 1 ही वैल्यू रहेगा, इक्वल्स टू T और 2 टू दी पावर 2/3। तो फिर आपसे T2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो T2 इक्वल्स टू, इस टर्म को इधर कर देंगे, तो T बाय कितना हो जाएगा 2 पे पावर 2/3, ये आंसर हो जाएगा। इसका फाइनल टेम्परेचर
फाइनल टेम्परेचर मीन्स क्या, T2 पूछा जा रहा था। T2 इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स टू T/2 पे पावर 2/3। तो ऑप्शन ए ही मिल गया आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम थर्मोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं। हेडिंग लिखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। ये थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टर्म आपको मिलेंगे। तो पहला टर्म आपका है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, जिस इक्वेशन में, जिस केमिकल इक्वेशन में एनर्जी मेंशन रहे उसे बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे कंबसन ऑफ इथेनॉल, कंबसन ऑफ कार्बन, इस तरह का टर्म आपको मिलेगा जिसमें एनर्जी मेंशन हो। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज मेंशन, मीन्स क्या, एनर्जी मेंशन रहे। तो पहले हेडिंग लिखिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिस्ट्री हेडिंग लिख लीजिएगा, थर्मोकेमिस्ट्री। ये थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, लेकिन मेन केमिस्ट्री में यहाँ से स्टार्ट है केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स मेन यहाँ से स्टार्ट है केमिस्ट्री का। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, ये हेडिंग लिखिए, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें एनर्जी मेंशन रहे। तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन in which value of the value of enthalpy of reaction is mentioned. The value of enthalpy of reaction is mentioned. इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे थर्मोकेमिकल इक्वेशन कंबसन ऑफ इथेनॉल होते हैं, बहुत सारे टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक जनरल हम बताते हैं जिस इस टाइप से लिखा हुआ है, या ऐसे लिख लीजिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर द कंबसन ऑफ इथेनॉल। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मो एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए लिख देते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर द combustion of ethanol, for the combustion of ethanol, combustion of ethanol। इथेनॉल का फार्मूला जानते हैं, C2H5OH को बोलते हैं इथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल। इथेनॉल का कंबसन कराते हैं तो C2H5OH लिक्विड स्टेट में इथेनॉल होता है, लिक्विड स्टेट में इथेनॉल होते हैं। इसका कंबसन कराएंगे तो O2 का जरूरत पड़ेगा, और O2 के प्रेजेंस में ये कंबसन होगा तो जितना कार्बन इसमें इथेनॉल में 2 कार्बन है तो 2 CO2 बाहर हो जाएंगे, 2 CO2 इसमें बाहर होंगे, प्लस H2O कितना बाहर होंगे, H2 वाटर मॉलिक्यूल 5 और 1 6 वाटर मॉलिक्यूल है, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कार्बन 2, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए 2 और इधर कितना है 4 और 3 7 ऑक्सीजन है, तो इधर कितना हो जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 6 और 1 7 थर्मोकेमिकल इक्वेशन। और इसके इथेनॉल के कंबसन के लिए 1367 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होते हैं, इतने किलो जूल एनर्जी पर मोल एनर्जी इवॉल्व होते हैं 1367। तो आप इसको ऐसा भी एनर्जी मेंशन है, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। और एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट के साइड अगर एनर्जी रहता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अगर यही एनर्जी रिएक्टेंट के साइड होगा तो इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएंगे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे डेल्टा एच, इसका डेल्टा एच अगर प्रोडक्ट के साइड एनर्जी है इसको लिखेंगे निगेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस निगेटिव 1367 किलो जूल पर मोल एनर्जी, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन इथेनॉल के लिए है। इसको उतारिए, हम आगे बताते हैं। ऐसे भी कुछ भी कोई भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए इस टाइप का रिएक्शन है, कोई एक डम्मी ले लेते हैं, A + B से कन्वर्ट हो रहा है C + D में और ये x किलो जूल एनर्जी इवॉल्व हो रहा है।
x किलो जूल एनर्जी इवॉल्व हो रहा है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेल्टा एच, इस टर्म में डेल्टा एच अगर प्रोडक्ट के साइड एनर्जी है तो माइनस x किलो जूल, मीन्स क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर ऐसा लिखा है प्रोडक्ट के साइड, हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं इसमें, x किलो जूल एनर्जी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को देखिए ऐसा लिख देगा, नहीं तो इसी इक्वेशन को ऐसा भी लिख देगा a प्लस बी सी प्लस डी और डेल्टा एच का वैल्यू चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा एच कितने तो माइनस x किलो जूल। इसका मतलब यह है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसी इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता है, और करके लिख देते हैं, Q4 क्वेश्चन था, और करके लिख देते हैं Q4 क्वेश्चन। ऐसा भी लिख सकता है प्लस x किलो जूल प्रोडक्ट के साइड एनर्जी है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस इक्वेशन को ऐसा भी लिखेगा a प्लस बी और c प्लस डी प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, और डेल्टा एच इतना, इसका एक्सोथर्मिक निगेटिव लगा है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और पॉजिटिव लगा रहता है तो इंडोथर्मिक प्रोसेस। थर्मोकेमिस्ट्री अगर इस टाइप से Q4 क्वेश्चन इस तरह से लिखा रहता है a प्लस बी और एनर्जी x किलो जूल रिएक्टेंट साइड रहता है, रिएक्टेंट साइड x किलो जूल एनर्जी, और ये C प्लस डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसे इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। पहले था अगर एनर्जी प्रोडक्ट का साइड रहेगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अगर रिएक्टेंट साइड रहेगा तो इंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और इंडोथर्मिक प्रोसेस को ऐसा भी लिख सकते हैं आप, Q इक्वल्स टू, आप इसी रिएक्शन को ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी और C प्लस डी डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पहले निगेटिव लिखे थे ना, यहाँ पॉजिटिव x किलो जूल, तो ये होगा इंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा भी लिख सकते हैं, रिएक्शन में आपको ऐसा भी लिखा रहेगा। तो इसका रिएक्टेंट के साइड अगर एनर्जी है तो पॉजिटिव वैल्यू, प्रोडक्ट के साइड अगर एनर्जी है तो निगेटिव वैल्यू, इस तरह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा यहाँ, ठीक है, उतार लीजिए, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आगे है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो इसको उतार लीजिए, पहले उतार लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, हेडिंग लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते थे, इसको हीट ऑफ रिएक्शन भी लिखते हैं। इसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन भी होते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा रिएक्शन आर एच, डेल्टा आर एच ऐसा भी लिख सकते हैं, या डेल्टा एच आर भी लिखते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच आर। यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है a प्लस बी, कोई रिएक्टेंट है a प्लस बी, रिएक्टेंट a प्लस बी, और प्रोडक्ट C प्लस डी है। ये रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को R से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होंगे तो ये देखिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट के साइड एनर्जी है इंडोथर्मिक प्रोसेस और प्रोडक्ट के साइड एनर्जी है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब देखिए इस टाइप से इसको हम समझ सकते हैं, डेल्टा एच का वैल्यू सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके आप निकाल सकते हैं इसको। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मीन्स क्या, अगर प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट के एनर्जी कम होंगे, तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। प्रोडक्ट का ज़्यादा और रिएक्टेंट का कम मीन्स क्या, प्रोडक्ट के साइड एनर्जी रहता है तो ये वैल्यू निगेटिव मिलेगा, प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट ज़्यादा, निगेटिव वैल्यू ज़्यादा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है तो निगेटिव वैल्यू ज़्यादा मीन्स क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक मिनट देखिए, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है और इसका एनर्जी कम, प्रोडक्ट का कम, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा तो एक्सोथर्मिक होगा। ये चेंज निकल जाता है, मीन्स क्या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका हम ग्राफ से हम समझाते हैं इसको। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिएक्टेंट लिख लीजिए। जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा वो आपको निकल जाएगा। रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगे। प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होगा, निगेटिव ज़्यादा होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हम एक ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको उतार लीजिए, यहाँ एक ग्राफ आपको हम रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ हेडिंग लिखेंगे, ग्राफ देखते हैं इसका। तो फर्स्ट में लिखेंगे फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स क्या डेल्टा एच निगेटिव आना चाहिए। डेल्टा एच का वैल्यू इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आना चाहिए, निगेटिव। एक्सोथर्मिक मीन्स क्या रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, डेल्टा एच निगेटिव कैसे होगा, तो डेल्टा एच जानते हैं सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होगा, यहाँ रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होगा, इंथैल्पी प्रोडक्ट का इंथैल्पी कम होंगे और रिएक्टेंट का इंथैल्पी ज़्यादा होगा, निगेटिव ज़्यादा होगा तो निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू का मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है इस तरह का ग्राफ देखिए, हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इधर हम एनर्जी मेंशन कर लेते हैं, एनर्जी या हीट, ये जीरो से स्टार्ट करते हैं। इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, फेज ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहाँ देखिए रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, निगेटिव वैल्यू तभी आएगा। रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये रिएक्टेंट, और इस तरह का ग्राफ, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम, ऐसा। एक मिनट, प्रोडक्ट का एनर्जी कम, ये रिएक्टेंट, R फॉर रिएक्टेंट, और यहाँ ये P फॉर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और एनर्जी गैप इतना, डेल्टा एच यही हो गया आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट का एनर्जी कम है। एक मिनट देखिए, तो रिएक्टेंट का एनर्जी तो कम है, और एक मिनट उल्टा हो गया ग्राफ उल्टा हो गया। रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, यहाँ रिएक्टेंट ज़्यादा होना चाहिए। एक मिनट, ये इंडोथर्मिक का ग्राफ हो जाएगा, एंडोथर्मिक का ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि इतना एनर्जी गैप है, रिएक्टेंट का कम है, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ये एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ हो गया। एक्सोथर्मिक का हमको बनाना है, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में बनाएंगे, जस्ट उधर हम बनाएंगे। एक्सोथर्मिक का इस तरह से आपको मिलेगा। एक मिनट, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। ऊपर लेते हैं रिएक्टेंट का एनर्जी, इस टाइप का एनर्जी, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा, और यहाँ प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट, ये P फॉर प्रोडक्ट का एनर्जी, ये एनर्जी डायग्राम, इधर कम और रिएक्टेंट ज़्यादा, तो एनर्जी गैप ये हो गया एनर्जी गैप डेल्टा एच, और ये एक्सोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक कैसे हुआ, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, ये ऊपर है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो गया, तो एनर्जी गया कहाँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी बाहर निकल गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये क्या है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या एनर्जी बैरियर। इन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, एनर्जी बैरियर। ये एनर्जी बैरियर है, ये एनर्जी बैरियर, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इसी को बोलते हैं, EF फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस होने में जितना एनर्जी आप बाहर से देंगे उसी का नाम होगा एक्टिवेशन एनर्जी। और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एनर्जी लेवल है।
रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये एग्जाम देना पड़ेगा, मीन्स क्या थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना पड़ेगा, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। जो बाहर से एनर्जी देंगे उस एनर्जी का नाम होगा एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट का एनर्जी कम था, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो जितना बाहर से एनर्जी देंगे ये एनर्जी क्या है, इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं इसे। ये बना लीजिए फिगर इस टाइप का। इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो कैसा होगा, इसे में लिख लेते हैं दूसरा पॉइंट, इंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए देखते हैं। इंडोथर्मिक प्रोसेस इसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, ये वाला फार्मूला, हीट ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स क्या, डेल्टा एच या एच इंथैल्पी प्रोडक्ट का ज़्यादा होना चाहिए, रिएक्टेंट का इंथैल्पी कम होना चाहिए। तो ग्राफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस टाइप से। ये इधर एनर्जी है E फॉर एनर्जी, E फॉर एनर्जी, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जीरो से स्टार्ट किए। प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट का एनर्जी कम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले वाला ग्राफ जो बनाए थे इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, थोड़ा सा और कर्व करते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं इसको, इस टाइप का, ऐसा। तो प्रोडक्ट का एनर्जी, ये प्रोडक्ट का एनर्जी है, और यहाँ से स्टार्ट किए थे रिएक्टेंट का एनर्जी। तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी इस लेवल पे है। तो ये जो बाहर से एनर्जी दिए होंगे वही है इंडोथर्मिक प्रोसेस, जो बाहर से एनर्जी दिए होंगे वही इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस। जो बाहर से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बाहर से एनर्जी दी है, इंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये तो एनर्जी बैरियर है, एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी बैरियर या थ्रेशोल्ड एनर्जी, और पूरा ये एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ये पूरा हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। ई है फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, इसका रिएक्टेंट का एनर्जी कम, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा, रिएक्टेंट का एनर्जी कम, प्रोडक्ट ज़्यादा, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू इंडोथर्मिक प्रोसेस। बाहर से एनर्जी आप दिए तो इंडोथर्मिक प्रोसेस, और एनर्जी रिएक्शन में बाहर हुआ, मीन्स क्या, रिएक्टेंट का यहाँ कम है, प्रोडक्ट यहाँ, रिएक्टेंट का ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, मीन्स क्या, एनर्जी बाहर निकला, मीन्स क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये दो डायग्राम है, बना लीजिए, बहुत ही अच्छा है। आगे हम पढ़ाते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। पहले इसको उतारिए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जे एडवांस का क्वेश्चन है। जे एडवांस इसका नाम था पहले, जे IIT JEE 2000 ईस्वी का क्वेश्चन है ये। द इंथैल्पी, Q4 क्वेश्चन, द इंथैल्पी, द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, F फॉर फॉर्मेशन। आगे जस्ट हम पढ़ा रहे हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जस्ट हम आपको लिखा रहे हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जस्ट इसके बाद टर्म दे रहे हैं। फॉर CO2 गैस, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड H2O लिक्विड, L फॉर लिक्विड घेरा हुआ है, H2O लिक्विड स्टेट में, आर इतने 393.5 माइनस 110.5 एंड माइनस 241.8 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली, क्रमशः जिस तरह से ये लिखा हुआ है उस तरह से रिस्पेक्टिवली ये भी लिखा हुआ है। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, इसका हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए पूछा जा रहा है। CO2 गैस, H2O गैस, एरो, ये प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, CO गैस और H2O गैस इज, इस तरह से। तो आप फार्मूला ये जानते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन जस्ट पढ़ाए आपको। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, तो सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे, तो प्रोडक्ट का इंथैल्पी मीन्स क्या, CO का इंथैल्पी, H2O का इंथैल्पी माइनस CO2 का इंथैल्पी और H2O का स्टैंडर्ड इंथैल्पी जीरो होते हैं, पढ़ाते हैं आपको जस्ट। तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इंथैल्पी ऑफ सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इसको पढ़ते हैं सम। तो प्रोडक्ट का इंथैल्पी, CO का इंथैल्पी, किसका इंथैल्पी, तो CO इंथैल्पी, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस क्या हो जाएंगे
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है तो CO का इंथैल्पी देखिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कितना दिया हुआ है, CO2 का ये डाटा है और CO का ये डाटा है माइनस 110.5 प्लस और भी प्रोडक्ट है H2O का कितना दिया हुआ है, तो प्लस माइनस हो जाएंगे 241.8, ये किसका दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट का दिया हुआ है। माइनस रिएक्टेंट करेंगे, रिएक्टेंट का कितना है, रिएक्टेंट क्या है, तो CO2 माइनस कितने, माइनस 393.5। यहाँ देखिए, अब ये देखिए इसका स्टैंडर्ड, कोई भी नेचुरल स्टेट में स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डायटोमिक गैस होते हैं तो उसका जीरो होता है, होमोएटोमिक गैस का जीरो होते हैं। जस्ट हम लिखा देते हैं आपको, तो इसका लिखा हुआ नहीं है इसमें। H2 गैस का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ नहीं रहता है, तो इसको जीरो कर देंगे आप। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 क्या हो जाएंगे, जीरो। ये जीरो हमने पुट कर दिया यहाँ। कोई भी H2 का, O2 का, इस तरह से आगे हम लिखाते हैं, इसका जीरो पुट कर दिए, लिखा हुआ है भी नहीं। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2 गैस का जीरो होते हैं, याद रखिएगा। H2 गैस का, O2 गैस का, N2 गैस का, Cl2 गैस का, जो भी होमोएटोमिक O3 गैस का, सभी का जीरो, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होते हैं, लिखा हुआ है भी नहीं। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, कैलकुलेट कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 8 + 5 13 बचा 1 और 1 2 4 और 1 5 2 और 1 3। ये निगेटिव में वैल्यू कितना होगा, ये निगेटिव में वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव 393.5। कैलकुलेट कीजिए, ये पॉजिटिव वाला वैल्यू ज़्यादा है, इसमें से घटाइए तो 5 में से 3 चला गया, 2 बचेगा, 2.3 में से 2 चला गया, 1 बचेगा, 9 में से 5 चला गया, 4 बचेगा, तो पॉजिटिव इतनी वैल्यू। तो डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव 40.41.2, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी, इन किलो जूल में एनर्जी दिया हुआ है, किलो जूल में एनर्जी आपको चाहिए, किलो जूल, ये आंसर हो गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप का। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, बस उतार लीजिए। आगे हम लिखाते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा टर्म है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपकी हेडिंग लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो स्टैंडर्ड कंडीशन हम बता रहे हैं, जस्ट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा HF से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको ऐसा भी लिखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी आप इसे लिख सकते हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो डिफाइन कर लेते हैं। एनर्जी रिलीज्ड, किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस एलिमेंट, कंस्टिट्यूएंट गैसियस स्टैंडर्ड एलिमेंट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसका 1 मोल सब्सटेंस को बनने में जितने एनर्जी इन्वॉल्व होंगे, उस एनर्जी का नाम होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। द एनर्जी evolved or absorbed, the energy evolved or absorbed when 1 mole of substance, 1 mole of substance is formed from its constituent gaseous standard element
इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपसे पूछता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऐसा पूछता आपसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी मींस क्या, अगर जीरो लगा देते तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या पढ़ेंगे इसको, स्टैंडर्ड इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मींस क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होते हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मींस क्या 298 केल्विन, प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर रिएक्शन लिक्विड स्टेट में हो रहा है तो कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 m कंसंट्रेशन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होना चाहिए। इस कंडीशन पे जितने हीट ऑफ फॉर्मेशन होंगे उसका नाम होगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको उतार लीजिए, कुछ एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं, पहले इसको उतार लीजिए। एग्जाम्पल इस टाइप का, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसे देखिए CO2 का फॉर्मेशन है तो कार्बन, कार्बन स्टैंडर्ड एलिमेंट कार्बन प्लस O2 गैस प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस या कंबसन ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं, इसे कंबसन ऑफ कार्बन। स्टैंडर्ड एलिमेंट कार्बन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, डायमंड के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए O2 और CO2 गैस। तो इस तरह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं और इसमें एनर्जी रिलीज होते हैं नियर अबाउट 400 और एडजेक्ट कितना, तो 393.5 किलो जूल एनर्जी पर मोल रिलीज होते हैं। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन है। जैसे आपको वाटर का फॉर्मेशन, तो वाटर क्या, तो H2 गैसियस स्टेट में होना चाहिए प्लस O2 हाफ O2 गैस स्टेट में होना चाहिए, और वाटर का फॉर्मेशन तो H2O, ये लिक्विड बना, लिक्विड या गैस, तो वेपर स्टेट में गैस स्टेट में रहने दीजिए। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नियर अबाउट वाटर के फॉर्मेशन में -300 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व होते हैं। देखिए डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हीट ऑफ फॉर्मेशन O2 का, H2O का, वाटर का 300 और CO2 का 400 लिखा जाता है, लेकिन एडजेक्ट इतना ही होते हैं, अप्रोक्स लेते हैं तो 400 किलो जूल पर मोल होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है। इसको उतारिए आगे और हम लिखाते हैं, इसको उतारिए, अभी नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैस और ये CO2 गैस, तो नॉट सो हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये रिएक्शन नॉट सो हीट ऑफ फॉर्मेशन। आप बताइए क्यों नहीं है नॉट सो हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नॉट सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन नहीं है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड मींस क्या पहले से आधा ऑक्सीडाइज हो चुका है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, मीन्स क्या ये आधा पहले से बन के, कार्बन यहाँ, अगर कार्बन यहाँ होता तभी CO2 का फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन शो करता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट CO2 का, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन तो है लेकिन कार्बन CO2 का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन होना चाहिए था, यहाँ ये कार्बन नहीं है, इसलिए ये हीट ऑफ फॉर्मेशन शो नहीं करेगा। एक क्वेश्चन देखिए जो एडवांस का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आपको हम देते हैं, एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है आंसर। देखिए क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑन, ये जो एडवांस का क्वेश्चन है जिसका नाम पहले IIT JEE का नाम था, 2003 का क्वेश्चन है, ये पुराना नाम इसका, जे एडवांस का पुराना नाम क्या था, जे IIT JEE 2003 का क्वेश्चन है, Q4 क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन है, Q4 क्वेश्चन 2003 का क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, चेंज इन इंथैल्पी F4 फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कौन सा शो कर रहा है। यहाँ देखिए हम आपको बता चुके हैं, जैसे CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है तो CO2 के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, पहला कंडीशन 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल है ये CO2, कोई दिक्कत नहीं है।
O2 गैसेस स्टेट में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए कार्बन स्टैंडर्ड कंडीशन में डायमंड लिखा हुआ यहाँ, इसके कारण ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये गलत हो गया आंसर। कार्बन जैसे ग्रेफाइट के फॉर्म में होता या गैस स्टेट में होता तो फिर इसको हम कंसीडर कर सकते थे, हीट ऑफ फॉर्मेशन मान सकते थे। ये डायमंड स्टेट में दे दिया तो डायमंड स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है कार्बन का डायमंड स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ देखिए हाफ H2 गैस, हाफ F2 गैस और HF 1 मोल HF गैस बना रहा है, डिफिनिट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट H2 और F2 है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए N2 3H2 गैस और 2NH3 गैस, ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ गलती क्या है, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों नहीं शो कर रहा है, ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इसलिए शो कर रहा है, ये 2 मोल दे दिया है तो 1 मोल से आपका डिफाइन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका 1 मोल से डिफाइन है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 मोल्स 2 मोल्स नहीं, ये इसलिए नहीं हुआ आंसर, ये आंसर इसलिए गलत हो गया, यहाँ 2 मोल्स दे दिया हीट ऑफ प्रोडक्ट में 2 मोल दे दिया है, फॉर्मेशन 2 मोल का नहीं 1 मोल से आपका डिफाइन है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ देखिए यहाँ CO2 गैस 1 मोल फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन O2 सही है, फिर यहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया, इसलिए गलत हो गया ये आंसर इसलिए गलत हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ 2 मोल है NH3 अमोनिया गैस, इसलिए गलत हो गया ये। यहाँ कार्बन डायमंड फॉर्म में, इसलिए गलत हो गया। कंस्टिट्यूएंट स्टैंडर्ड एलिमेंट, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। 2003 जे एडवांस का क्वेश्चन है, पहले जे एडवांस का नाम था IIT JEE, उतार लीजिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, जीरो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जीरो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका किसका होते हैं, जैसे देखिए होमो एटॉमिक गैस होते हैं, जैसे O2 गैस होते हैं। नेचुरल स्टेट में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, O2 गैस का 0 होते हैं, ध्यान रखिएगा। होमो एटॉमिक गैस नेचुरल स्टेट में O2 इस तरह से होते हैं, नेचुरल स्टेट में कोई भी गैस होते हैं होमो एटॉमिक तो उसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होते हैं, 0 होते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होते हैं। जैसे N2 गैस है, N2 गैस का भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होते हैं, 0 होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे Cl2 गैस है, क्लोरीन गैस है, तो इसका भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन भी देते हैं, जस्ट अभी दे रहे हैं, जैसे Br2 नेचुरल स्टेट में लिक्विड स्टेट में होते हैं तो इसका स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होंगे। ये गैस स्टेट में अगर ऐसा आपको लिख दिया, क्योंकि लिक्विड स्टेट में होता है, नेचुरल स्टेट में ये 0 नहीं होगा। जस्ट अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी दे रहे हैं। जैसे फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन गैस स्टेट में होते हैं। यहाँ देखिए हेलोजन ग्रुप 7th A ग्रुप, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये दोनों गैस स्टेट में होते हैं नेचुरल स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वैक्सी सॉलिड फॉर्म में आयोडीन होते हैं। ये दोनों नेचुरल स्टेट में F2 का भी 0 और Cl2 का भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होते हैं। Br2 का 0 नहीं होते हैं क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए हो गया आंसर। जैसे ओजोन गैस है तो ओजोन गैस का भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए फास्फोरस है तो फास्फोरस में 3 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस P4 का जो होते हैं, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेचुरल स्टेट ये 0 होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन O2 का 0, N2 का 0, Cl2 गैस का 0, F2 गैस का 0, O3 गैस का 0, Br2 का नॉट 0, P4, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे H2 गैस का भी 0, जस्ट अभी क्वेश्चन देखे थे, H2 गैस का भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होते हैं। नेचुरल स्टेट में जो भी गैस है होमो एटॉमिक गैस, उसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं इससे, देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जे एडवांस 2010 का क्वेश्चन है, Q4 क्वेश्चन। द स्पेसीज व्हिच बाय डेफिनेशन हैज जीरो स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 किसका होते हैं, तो 0 किसका होते हैं, यहाँ देखिए मीथेन गैस का 0 नहीं होते हैं, मीथेन गैस का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होते हैं, आपको आगे बताएंगे।
वाटर गैस, ये H2O गैस का भी नहीं होते हैं। यहाँ देखिए Cl2 गैस आपको हम लिखाए थे, ये Cl2 क्लोरीन गैस नेचुरल स्टेट में होते हैं, और ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होते हैं, 0 होते हैं Cl2 गैस का। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्ट बताए भी थे आपको। 2010 का जे एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, उतार लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम हीट ऑफ कंबशन नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं। ज़्यादा बड़ा हो जाने से वीडियो फिर आप भी नहीं पढ़ पाते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।